गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें क्या क्या मुद्दे जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें हमने की हुई है। 1857 की क्रांति, इसके पहले के जो विद्रोह हुए हैं वहाँ से लगातार पीटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं 1885, जब उसका गठन होता है, कांग्रेस का गठन होता है, और इसके बाद की जो स्थिति है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, फटाफट चर्चा करेंगे और आप लोग उसको क्या है फटाफट रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें जो हो रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में आपको लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सब्सक्राइब कैसे करना है और जो नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं उनमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या गतिविधियां अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे या अनअकैडमी पे हो रही है। ठीक है, तो जो लोग मेरे मित्र हैं, हाँ, सब लोगों का स्वागत है यूपीएससी सीएससी AMR 10 हिस्ट्री में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करना है और इसके क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरा कोड यूज करते हुए AMR 10, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। आप अगर जैसे कि लाइव क्लास ले रहे हो तब भी आप डाउट पूछ सकते हैं, या आप ऐसे जो है सीक्रेट भी आप क्या है टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस या फिर अकॉर्डिंग टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे और जैसा सिलेबस वहाँ पे डिफाइन किया गया है यूपीएससी ने या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं, दोनों के लिए मेरा कोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। सारे जो कोर्सेस हैं वो डिजाइन किए गए हैं। जो पीपीटी पीडीएफ आपको मिलेगी, जो पढ़ाया जाएगा सारा आपका है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। लाइव टेस्ट और क्विजेज जो है वो जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वही जो है टेस्ट तैयार करती है। तो बहुत जो है कंफ्यूज नहीं करना, और वही स्पष्टीकरण तैयार करती है। तो लाइव टेस्ट और क्विजेज से आज लगातार आप जुड़ सकते हैं। खुद को इवेलुएट करने और अपने आप को एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लाइव टेस्ट और क्विजेज में जुड़े। अनलिमिटेड एक्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक सब्सक्रिप्शन पे आप देखेंगे जितनी भी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव क्लासेस, सारी आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं विद आपका एक साथ में एक सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड एक्सेस है। आप बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। क्या क्या गतिविधियां अगर मेरी स्पेशल क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं या प्लस कोर्स या आइकॉनिक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, या मुझे आप स्पेशल क्लासेस में देखना चाहते हैं तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे और गोल सेलेक्ट करेंगे यूपीएससी, मेरा नाम सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। लगभग 600 700 800 वीडियोस जो है वो लेक्चर पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरा नाम अमित कपूर है और अपने बारे में बता देता हूं कुछ। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ। मैं अपीयर हुआ यूपी पीसीएस मेंस यूपीएससी में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। कवरेज ऑफ 60% पोर्शन ऑफ जीएस, मैं लगभग 60% से अधिक जीएस का पोर्शन कवर करने वाला हूं। अभी मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अन अकेडमी पे मुझे काफी दिन हो गए पढ़ाते हुए, लगभग 7-8 महीने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने कई स्टूडेंट को गाइड किया हुआ है, तो बहुत आप लोग भी परेशान नहीं होना है। अन अकेडमी _ अमित कपूर, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी _ अमित कपूर, तो ये मेरा क्या है और ये मेरी आईडी है। ये मेरी कहाँ पे आईडी है अन अकेडमी पे, तो आप देख सकते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा कोड यूज करते हुए तो आप मोस्ट फैकल्टीज जो है आपको गाइड करेंगी, और 55 से 60 जो है आईएएस बना हुआ है पिछले 2 साल में यहाँ पे। इन टॉप मोस्ट फैकल्टीज के गाइडेंस में इनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट जो है यूपीएससी क्रैक किया हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लेट्स क्रैक इट। ये सारे जो है आपको टॉप मोस्ट फैकल्टीज क्या है गाइड करेंगे। अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं कि 55-60 बने हैं या नहीं। ठीक है, चलो। 15,000 से अधिक आपको यहाँ पे कोर्सेस मिलते हैं, जो कि आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं,
सेपरेट कर सकते हैं आंसर राइटिंग, आप प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी, इसको भी आप ये भी कोर्स मिल जाएगा। और एनसीईआरटी के आप देखें लगभग 99 कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो लगभग 15,000 से मोर देन आप देखेंगे 15,000 कोर्सेस आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं, एक तो प्लस है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कोड देख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये आपकी सफलता का कोड है, ये आपकी सफलता का कोड है। यहाँ पे देख लो फटाफट, प्लस के लिए क्या बेनिफिट है, क्या चीजें मिल रही हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। 12 मंथ का यहाँ पे है 49,500, आफ्टर 10% डिस्काउंट 44,550 में, 2 साल का भी 72,000, 10% डिस्काउंट, जो कि आपकी सफलता का क्या है कोड भी है और मेरा रेफरल कोड भी है। तो इसको क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, मेरे सारे कोर्सेस आप ले सकते हैं और अनअकैडमी के टॉप मोस्ट फैकल्टीज के सारे कोर्सेस आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये 64,000, ये 800 फी हो जाएगी अगर मेरा कोड यूज करेंगे, मतलब 10% डिस्काउंट के साथ में। और वहीं पे अगर देखें प्लस की फीस जो है वो 90,000 है, मेरा कोड यूज करेंगे तो 81,000 में आपको ये मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आइकॉनिक, जो क्या है बेस्ट बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है एकदम से। और एक खास बात क्या है आइकॉनिक की, इसके जो है प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो ध्यान रखना, अभी जो लोग लेना चाहते हैं ले ले फटाफट, नहीं तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। कोड क्या है AMR10, ठीक है, देख लो यहाँ पे फटाफट, पहले मैं बाद में बता दूंगा इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला 12 मंथ 69,500, और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे, जैसे ही मेरा कोड यूज करेंगे तो क्या है यहाँ पे, जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 12 मंथ का जो है वो 69,500 से सीधे घट के जो है वो क्या फीस हो जा रही है 62,550। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे 2 साल का भी कोर्स है, तो 1 साल में कभी तैयारी नहीं होती है, सब लोग ध्यान देंगे। कितना भी टॉपर्स आके मीडिया में बोल दे कि मैंने 8-9 महीने पढ़ के IAS निकाल दिया, कभी नहीं निकाला जा सकता है, यकीन करना, क्योंकि वो पहले से ही पढ़े होते हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मेरा कोड यूज करेंगे 2 साल का, तो यहाँ पे देखो 1,07,000 फीस है, और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो ये फीस कितनी हो रही है 10% डिस्काउंट के साथ में ये 96,300 फीस हो जा रही है। इसी प्रकार से क्या है 3 साल का भी कोर्स 141 में दिया गया, और मेरा कोड यूज करेंगे तो 1,26,900 जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या क्या चीजें, कुछ तो चीजें कॉमन है जो कि प्लस में भी हैं, और कुछ जो है आइकॉनिक में, तो सारी कॉमन चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पे देखो, ये पर्सनल कोच जो है, ये आपको पर्सनल कोच मिलेगा। जब हम तैयारी करते थे पर्सनल कोच हमको नहीं दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या है, खास बात क्या है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये क्या है इसका, एक तरह से ये प्लस के लिए ये सारे जो है आपको ये दिए गए हैं प्लस, सॉरी आइकॉनिक में, तो आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको क्या है सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाएगा। और आप जब हम कोचिंग करते थे, आप मानेंगे नहीं कि पर्सनल कोच जैसी कोई अवधारणा थी नहीं, कोचिंग मंडी में कोई अवधारणा नहीं थी। प्लस आप देखें, सॉरी अनअकैडमी पे इतना ज्यादा आपको जो है ये आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्या यहाँ पे क्रैक कर सके IAS, ठीक है। और मेरा पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो हाँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, स्पेशल क्लास में मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हमेशा जो है जो PDF चाहिए या कोई कोर्स चाहिए या मुझसे कोई भी प्रॉब्लम आपको शेयर करनी, तो क्या करेंगे, आप मेरी स्पेशल क्लास से जुड़े, या अनअकैडमी _ अमित कपूर मेरा टेलीग्राम नंबर है, यहाँ से जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव जा रहा हूँ मैं डेली 2 बजे, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं AMR10 कोड को यूज करते हुए। और इसकी फीस कितनी है, 1 साल की 27,500, मेरा कोड यूज करेंगे 10% छूट के साथ में 24,750। 24 मंथ की फीस भी है 40,000 है, मेरा कोड यूज करेंगे 10% छूट के साथ में 36, और ये 50,000 3 साल की फी है, मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% छूट के साथ में 45,000 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरा कोर्स ले सकते हैं, और
टॉप मोस्ट फैकल्टीज के सारे कोर्स आपको मिलेंगे सब्सक्रिप्शन पे। आप लोग जो भी मुझसे हेल्प चाहिए वो सारी पीडीएफ और जो भी आपको नोट्स चाहिए वो सारे मिल जाएंगे, और आप मुझसे जुड़े रहें, ठीक है। चलो, अब एक नया यहाँ पे अब एक अवधारणा आई है, एक क्या है, कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। तो एक देख लो कि अन अकेडमी कॉम्बैट, इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको नाम दिया गया है। 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 11 बजे से है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको देखना है तो आप पे क्या है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसका प्राइस भी है, कैसे इसको कंडक्ट किया जाएगा, 45 मिनट, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट, 6 सेक्शन रिलेटिव स्कोरिंग, ठीक है, ये सारे मिलेंगे। और जो 1 से 3rd रैंक का है उसको क्या क्या मिलने वाला है, ये चीजें मिलने वाली। 1 से 3rd रैंक के बीच में 3 मंथ का अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, या आप उसके इक्विवेलेंट में अमेजन गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हैं। और ये 4 से लेकर 150 तक की जो रैंकर्स होंगे उनके लिए क्या है, 1000 रुपए का अमेजोन जो है वो वाउचर आप ले सकते हैं, जीत सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। एक नई जो अवधारणा आई हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं 2020, 21 और 23 के लिए, सॉरी 21, 22 और 23 के लिए, तो उनके लिए बहुत ही खासम खास है। लेकिन सबसे पहले 21 आ रहा है, तो 21 में जो लोग पीटी दे रहे हैं, 27 जून को पीटी है, उनके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है। फटाफट बैच ज्वाइन करें, फटाफट बैच ज्वाइन करें। ये देखो 6 मंथ का है यहाँ पे बैच कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2021 के लिए ये है। और यहाँ पे आप देखेंगे अल्टीमेट जीएस बैचेस हैं, ये अल्टीमेट है, बाइलिंगुअल है, और इंडिया टॉप जो है, आप कह सकते हैं टॉप मोस्ट या बेस्ट बेस्ट एजुकेटर जो है वो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, उनके द्वारा आप पढ़ेंगे, ठीक है। फुल स्टडी कवरेज है, टॉप एजुकेटर्स हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन आपके पास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप जब तक आपके दिमाग में डाउट रहेगा तब तक क्या है, आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारे कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। और एक और अल्टीमेट बैच है जो कि 1 साल का है, 2022 के लिए, इसको भी आप कर सकते हैं। एक और अल्टीमेट यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट 2 साल का बैच है जो कि 2023 के लिए, इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे बैचेस हैं, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। 6 मंथ बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, ये देखो यहाँ पे 6 महीने के लिए चल रहे, बाइलिंगुअल है 2021 के लिए, लक्ष्य है हिंदी में 2021 के लिए, एक्सपीडिशन इंग्लिश के लिए, इसी प्रकार से 2022 के लिए भी है। 21 दिसंबर याद रखेंगे, 21 दिसंबर लेट नहीं करना, क्योंकि जब लेट करेंगे तो चीजें छूट जाती हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, फिर लोग फिर जो है आप परेशान होते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, ठीक है, और आपका जो है सफलता वो क्या है, पीछे छूट जाती है। ये सेम है, बैच नाम सेम है, लक्ष्य बाइलिंगुअल, सॉरी लक्ष्य हिंदी में बाइलिंगुअल मिशन, और ये क्या है, एक्सपीडिशन इंग्लिश में। इसी प्रकार आप देखेंगे 2023 के लिए भी यही बैच दिए गए। यहाँ पे देखो प्राइस हाइक कमिंग सून है, तो आप देर नहीं करें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। यह सारा ये हाइक होने वाला है बहुत, आप समझ लो इसको। ये क्या है, ये यहाँ पे जो है कोर्स इसके हाइक होने वाले हैं, ठीक है, कोर्स क्या है, हाइक होने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये इसको ले फटाफट, इसी मंथ आप इसके बाद में क्या ये हाइक हो जाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन, कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशंस, be part of high intensity workshop and practice answer writing daily, accelerate your preparation with the daily content and mains test series with evaluation। तो ये सारे जो है अपग्रेड टुडे, ये सब अपग्रेड करना है। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे प्राइस इसके हाइक होने वाले हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है भाई तुरंत तुरंत तो क्या करेंगे, मेरा कोड AMR, बहुत छोटा कोड है एकदम से, इसको यूज करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, AMR10, 10% की डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगी। तो फटाफट क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सारे कोर्सेस ले सकते हैं, जो बीटी प्रीलिम्स के जो बैच स्टार्ट हुए उसके लिए भी आप ले सकते हैं 10% की छूट के साथ में। ओके, तो ये सारे हैं। चलो, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं स्पेशल क्लास में, वो यहाँ से जुड़ सकते हैं, वो लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस से। देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ओके, और ये रेफरल कोड है AMR10, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे आपकी सफलता का। और प्लीज आप लोग सब क्या करें, सब्सक्राइब भी करें इसको, ठीक है। चलो, हम बात कर रहे थे, हाँ कुछ और जानकारी देख लो।
माई कोर्सेस ऑन अनअकैडमी पे क्या कर मैं पढ़ा रहा हूँ, लोक प्रशासन पढ़ा रहा हूँ, पीएसआर बाद में कराऊंगा मैं, पीएसआईआर, लोक प्रशासन 2 बजे की डेली क्लासेस में लाइव जा रहा हूँ। हिस्ट्री में आपको पढ़ा ही रहा हूँ इस बैच में 10 बजे। और इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फरवरी में कराऊंगा इसको। और इसके बाद में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी में करा ही रहा हूँ 4 बजे, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ करा रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस में करा रहा हूँ। लेकिन हिस्ट्री जो है वो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, आप सब लोग जान रहे हैं, इसी यही क्लास है। इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स को मैं 7 जनवरी से स्टार्ट करूंगा। तो फटाफट देर मत करें, फटाफट क्या है, रेफरल कोड को यूज करते हुए इस मंथ जो साल का लास्ट मंथ है, इसमें जो है आप बेनिफिट उठा लीजिए, नहीं तो फिर प्राइस जो है वो हाइक हो जाएंगे। मैं बार बार बोलता भी रहा हूँ स्पेशल क्लासेस में, मुझे पहले से आभास हो रहा था, इस वजह से मैं पहले से ही बोल रहा था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में क्या है, पैसे हाइक हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे, ये सारा है, हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या मुद्दे हैं जो कि आपको समझने होंगे। तो हमने बहुत सारी बातें की हुई है। आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस का गठन कैसे हुआ है, और उसके पहले जो संस्थाएं थी उनके क्या कार्य थे। और हमने सारी चीजें बाकी कर ली हुई है, बात हमने कर ली हुई है। क्या क्या हमने बात की हुई है, आप सब लोगों को पता है कि हमने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में बात की हुई है, फटाफट एकदम से पूरा क्लोज कर दिया है। और ये बुक कौन सी है, एक छोटी सी पतली सी जो बुक आती है स्पेक्ट्रम है, तो उसको हमने क्या है अभी समराइज उसका फॉर्म हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम मेंस का भी कर रहे हैं, ठीक है, मेंस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं अगर कहीं पे कोई आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे एक नए अध्याय के साथ में। स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत 1858 से 1905 तक के बीच के जो पहलू शामिल हैं उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसमें क्या क्या है, इसमें है क्या क्या एक बार समझ लो। सबसे पहला यहाँ पे, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं, और कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। और इसके बाद में बात हम करेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी क्या भूमिका थी, इसका उदय कैसे हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का क्या क्या है जो है योगदान रहा है, और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी हम लोग साथ के साथ करते चलेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएं, ठीक है। सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर होती जाएं यहाँ पे, ओके। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। चलो, तो हम लोग यहाँ पे हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे क्या कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। Unacademy_, अमित कपूर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे से कनेक्ट होना है तो आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें क्या खास है, कि कैसे एक रूपरेखा बनी हुई है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। और इसमें बहुत कोई बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, तो हम लोग इसको गौर से देखेंगे। और बच्चा लोग सब लोग क्या कर रहा है, परेशान नहीं होना है, यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने बोल्ड कर रखा हुआ जो चीजें क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, उनको बोल्ड कर रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा दिमाग जो है अपना नहीं दौड़ाएं, और बाकी सारी चीजें आप लोग यहाँ से हमसे ले सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला है कि क्या कारण है। तो कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे कि नई नई संस्थाओं की स्थापना होना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होना, और नए नए रोजगारों के अवसरों का यहाँ पे सृजन होना, संसाधनों का क्या है अधिकाधिक दोहन। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, नई नई संस्थाएं, रोजगार के अवसर जो है पैदा हुए, लोग क्या है सब शिक्षित होते गए। और कई सारे ऐसे जो है विद्रोह हुए हैं, या आप कह सकते हैं जो राष्ट्रवाद के जो उदय हुआ है, इन्हीं कारणों को जो है आप आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई काम की चीज नहीं है, एक बार आप याद देख लें कि क्या क्या चीजें जो है हुई हैं जिसकी वजह से इसका उदय हुआ, बहुत काम का चीज नहीं है। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया द्वारा हुआ है। तो ये भी कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आप ऐसी प्रतिक्रिया होना संभावित है। तो यही हुआ था कि भाई अंग्रेज ऐसा कार्य कर रहे थे,
जिसकी वजह से जो है ये राष्ट्रीय आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं तो बहुत काम का नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। तो ये आपके लिए मेंस क्वेश्चन बोला जाएगा। कहाँ पे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न ना होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। तो वो कौन कौन से कारण हम लोग बात करने वाले हैं, हम अभी बात करने वाले हैं, एक एक बारी बारी से क्या है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है भारत में राष्ट्रवाद के उदय विकास के लिए निम्नलिखित कारक जो है उत्तरदायी है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है विदेशी आधिपत्य का परिणाम, पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा। ये सारी मैं डिस्कस कर चुका, ये बातें जो है ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर से एक बार बता देता हूं कि विदेशी आधिपत्य का परिणाम एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो है विदेशी आधिपत्य को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के जो है कारक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रीय चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार होना। ये सब आप लोग मेंस में लिखेंगे। अगर एक्चुअल में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये सब याद कर लेंगे, ये सारी चीजें याद कर लेंगे। रटना भी है, बिना रटे आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे, यकीन करिए। तो क्या करना है आपको, रटना भी पड़ेगा। तो ये क्या कारक थे, रटना भी पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 घंटे रटना पड़ेगा। डेली आपको क्या देखना पड़ेगा उसको 2 से 3 घंटे कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है कल, क्या पढ़ा हुआ, पढ़ने पलटने पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा समा। ठीक है, तो यहाँ पे पाश्चात्य चिंतन है, फ्रांसीसी क्रांति है, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण ने बहुत ज्यादा क्या है कार्य किया हुआ था, जिसके मैं आपको बता दिया हुआ था। अंग्रेजियों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दिया गया, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध क्या भारतीय आक्रोश इत्यादि। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं भारतीय हितों एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। तो ये भी एक कारक है कि जो भारत के हित थे और उपनिवेशी हित थे उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास था। क्या क्या था यहाँ पे देख लेते हैं। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन की उपनिवेशी शासन का परिणाम माना और उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोग जैसे कि कृषक, किसान, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर और बुद्धिजीवी या शिक्षित वर्ग एवं व्यापारी इत्यादि सभी के हित जो है वो विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए थे। जब हमने 1857 की क्रांति पढ़ी हुई थी, हमने उस पर चर्चा की हुई थी कि किस तरह से जो है कृषक क्या है, कृषकों का शोषण हुआ था। राजाओं या आप कह सकते हैं जो शासक वर्ग था, उनका क्या है जो पेंशन मिल रही थी, आप कह सकते हैं उसको क्या है छीन लिया गया था। शिल्पकार क्या है मजबूर हो गए थे अपने शिल्प को बंद करने के लिए, दस्तकार क्या मजबूर हो गए थे। बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो, शिक्षित वर्ग जो था बहुत परेशान था क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही थी। व्यापारी वर्ग भी परेशान था क्योंकि हमारे यहाँ पे व्यापार और उद्योग सारा ठप हो गया था, क्योंकि जब बना माल कहाँ से आता था, आप देख रहे हैं लंदन से सारी चीजें आती थी। तो जो हथकरघा, जो दस्तकार थे, जो क्या है बुनकर थे, वो सब परेशान थे। सारी चीजें कहां से आ रही थी, लंदन से आ रही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, शिल्पकार, मजदूर सब क्या है, ये सभी के हित जो है वो विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। और जो मैं बोल रहा हूं ये सब लिखना है आपको, जब तक ये सारी चीजें आप नहीं लिख पाएंगे मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। देश को राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, देश का कैसे आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण हुआ देख लो। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान से जुड़ गए लोग, स्थान जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा जो है वो क्या था साधन, रेल था। 1850 के पश्चात रेल मार्ग बिछाना का कार्य जो है कार्य प्रारंभ होता है। और रेलवे ने अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया हुआ है। अब लोग क्या करते थे, ट्रेन से इधर से उधर जा सकते थे, अपना संदेश ले जा सकते थे। तो एक तरह से क्या, भले ही ये अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेल मार्ग का या रेल लाइनें बिछाई हो, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो भारतीय हैं उनको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। क्यों, अब वो संदेश लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेन से आसानी से जा सकते थे, जल्दी संदेश पहुंच सकता था। तो ये सारे जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेन ने, रेल ने भारत को या देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा काम किया। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, आपको सारी जानकारी इस वजह से दे रहा हूं और इसको इस वजह से मैं डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि आप मेंस का जो है क्वेश्चन आसानी से लिख सके। ये पीटी के लिए नहीं बता रहा हूं,
तो देखो कई सारे टीचर होंगे तो हवा हवाई वाली बातें हो रही होंगी कि ये ऐसा, फैक्चुअल डाटा नहीं। फैक्चुअल, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फैक्चुअल डाटा भी आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सारी दोनों चीजों को एक संतुलन बिठा के काम कर रहा हूँ, जिससे कि आपका मेंस भी क्लियर हो और क्या है पीटी के भी क्वेश्चन क्या आसानी से आप कर सके। 1850 के उपरांत हुई डाक व्यवस्था ने भी तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की हुई थी। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले एक दूसरे के से संबंध बनाए रखने में सहायता दी। लोग क्या मिलजुल सकते थे, जा सकते थे, चिट्ठी भेज सकते थे। तो ये सारे कार्य जो है डाक व्यवस्था इसके द्वारा हुए हैं। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इससे क्या है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा का अभाव, यहाँ पे सॉरी प्रभाव, ये कैसे है, हमने बताया हुआ था कि जब ट्रेवेलियन, मैकाले और बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेणीकरण किया, 3 नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, ट्रेवेलियन, मैकाले, बेंटिक। ट्रेवेलियन, मैकाले, बेंटिक, ये रटना है आपको, ट्रेवेलियन, मैकाले, बेंटिक। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का श्रेणीकरण किया हुआ है। और तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था पश्चात शिक्षा का प्रसार। यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, किस लिए किया गया है, प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, सीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो, वॉल्टेयर, ऐसे विद्वान प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावनाओं को जगा दिया। क्या करते थे ये लोग, जो पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा का प्रभाव कैसे पड़ा, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, शिक्षित बुद्धिजीवी भारतीय वर्ग जो था, वो क्या करता था, उनकी किताबें पढ़ता था, देखता था कि जो है यूरोप में तो सब स्वतंत्र हैं, सबके पास में समानता का अधिकार है, सबके पास में स्वतंत्रता का अधिकार है, सबके पास में मानवाधिकार है, लेकिन भारत देश में ऐसा क्यों नहीं है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा का प्रभाव यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा। तो जितने भी आप देखेंगे यूरोपीय विचारक हैं, वो सब क्या बात किसी करते हैं अपने किताबों में स्वतंत्रता समानता की बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं। तो ये सब जब पढ़ा यहाँ पे भारतीय शिक्षित वर्ग, उनकी किताबों को जब पढ़ा, उसने रीड किया, तो क्या है यहाँ पे आप देखेंगे स्वशासन की भावनाओं वो इनमें जाग जाती है, जो भावनाएं हैं, और वो भी क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खुलने लगा, यहाँ पे देखेंगे अलग खुलने लगा बिल्कुल से, खलने लगा। उनको लगा कि भाई अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जबकि यूरोप में तो सब लोग क्या है, यूरोप में सब लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जिससे आपको क्या है दिक्कत ना। प्रेस एवं समाचार पत्रों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका क्या थी। तो आप समझ सकते हैं लाखों की तादाद में क्या है पेपर छापे जाते थे, लोगों के बीच बांटे जाते थे, और उसमें जो है लेख लिखे जाते थे, क्या है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है वो लेख लिखे जाते थे। लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या है पत्रिकाओं का विकास के पत्रिकाएं लिखी जाती थी, समाचार पत्र लिखे जाते थे, छापे जाते थे और बांटे जाते थे। एक बार देख लेते हैं फटाफट। भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बाद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई, और 1877 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई तथा हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग आप देखेंगे 169 थी, और इनका प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या है बहुत काम की चीज नहीं है। भारतीय प्रेस जहां एक ओर उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर क्या है देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। तो ये क्या है आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मेंस में आपके पास में आए कोई क्वेश्चन तो आप ध्यान देंगे कि हाँ ऐसा हुआ था कि एक ओर तो क्या करते थे उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करते थे, दूसरा है देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करते थे कि आपस में मिलजुल कर रहे और हम जो है आसानी से अंग्रेजों को इंडिया के बाहर या भारत के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर भेज सकते हैं, उनको खदेड़ सकते हैं। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था जैसे कि सुशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार, औद्योगिकरण इत्यादि के प्रचार प्रसार में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। कि आप ये प्रचार करते थे, आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था का प्रचार करते थे। कैसे, सुशासन चाहिए हमें, लोकतंत्र दो हमको, दीवानी अधिकार दो, औद्योगिकरण इत्यादि के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, आज भी आप देखेंगे मीडिया क्या है सरकार का चौथा स्तंभ, देश का चौथा, जो सरकार का चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है,
मीडिया को बोला जाता है। मीडिया को आज भी आप देखेंगे जो प्रेस है, मीडिया है, उसको आज भी हम सरकार का चौथा स्तंभ इसी वजह से बोलते हैं। अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप देखेंगे कि तुरंत जो है वहां मीडिया पहुंच जाता है और सारी जानकारी जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। ठीक है, सारी जानकारी जो है वो आपके सामने परोस दी जाती है। ठीक है, तो ये इस वजह से आप देखेंगे प्रेस और मीडिया। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया गया। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हुई। तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार जैसे मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रोथ और सैनून तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे कि आर जी भंडारकर है, आर एल मित्रा है, स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्विख्यापित किया हुआ था। आपने देखा हुआ था कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो जाते हैं, वहां पे वो भाषण देते हैं जाके और अपने देश की संस्कृति और क्या है वहां पे संस्कृति और धर्म को जो है वो प्रमोट करते हैं जाके। ठीक है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत को जो है तो पूरा पुनः क्या किया जा रहा है, राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की गई कि भाई हमारे यहाँ पहले हम इस तरह के थे, हम बहुत अच्छे थे, हम क्या है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वगैरह वगैरह। आप देखेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई है और उन्होंने अथक परिश्रम कर कला, संस्कृति, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान तथा गणित इत्यादि के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों एवं मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया हुआ था कि किस तरह से हमने हर एक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान की बात हो, गणित की बात हो, संगीत एवं दर्शन की बात हो या वास्तुकला की बात हो या फिर आप साहित्य की बात करें, हम सब में हम क्या है अग्रणी रहे हैं, अग्रणी रहे हुए हैं, सबसे आगे थे जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत के अतीत का पुनः अध्ययन क्यों किया गया था और इससे लोगों के दिमाग पे या दिल पे क्या असर हुआ था, जो वो क्या है राष्ट्रीयता की भावना उनमें जागृत हुई, वो क्या है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए आतुर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए और इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नव जागरण का कार्यक्रम अपनाया और सारे देश को प्रभावित किया हुआ था। तो ये हमने देखा हुआ, हमने पढ़ा भी हुआ है, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन किस तरह से हमारे समाज का विकास कर रहे थे। जो पुरातनवादी जो अवधारणाएं थे, विचार थे, उनको क्या है तर्क के आधार पर खंडित किया जा रहा था। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का अंत, ऐसे जो है और स्त्री शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। तो एक तरह से क्या है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा योगदान दिया गया और हमारे समाज जैसे शिक्षित हुआ तो उनमें दिमाग में ये था कि हम स्वतंत्र हों, हमारा सुशासन हो, हम स्वराज प्राप्त करें। ये सारी अवधारणाएं आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सुधार आंदोलन का भी विकास स्वरूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी कौन से थे, वही शिक्षित वर्ग। क्या क्या चीजें उन्होंने देखी थी, अंग्रेजों को प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में एक मध्यवर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई और इन नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी सीख ली, इंग्लिश सीख ली, जिससे क्या उसे रोजगार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होने लग गई। और जब ये रोजगार प्रतिष्ठा ये दोनों क्या है प्राप्त हुए तो थोड़ा सा मन में चेतना जगी और जब चेतना जगी तो ये सारे कार्य आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे कि वो जो है क्या है अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने की बात करने लगे। ठीक है, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव यहाँ पे क्या क्या रहता है, पीटी में पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, बहुत काम की चीज है, एक बार देख लो। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, BMI, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो दक्षिण अमेरिका में स्पेनी एवं पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में देखेंगे जो स्पेन और पुर्तगाल के जो उपनिवेश थे वो खत्म हो जाते हैं और इसके बाद में वहां पे नए राष्ट्रों का उदय होता है। तो इससे भी जो भारतीय बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इससे सीखते हैं कि जब वो स्वतंत्र हो सकते हैं, नए राष्ट्र उदित हो सकते हैं, स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं, स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलन एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत क्या प्रभावित किया। तो ध्यान देंगे आप लोग कौन कौन सी घटनाएं थी जो कि आरंभिक राष्ट्रवादियों को जो है अंग्रेजों के खिलाफ करने का कारक बनती है जाके। तो यहाँ पे देख लो क्या है, यूनान है,
इटली है और आयरलैंड, 3 याद रखेंगे। इन तीनों घटनाओं को ध्यान में रखेंगे, ये पूछी जा सकती है, BMI में इनको रखेंगे, ठीक है। विदेशी शासकों का जाति अहंकार एवं प्रतिक्रियावादी नीतियां, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे फटाफट देख लो एक बार। अंग्रेज शासकों की जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत कर दिया था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई वो जाति आधार पर गोरे और काले के भेद को देखते थे हमेशा। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीयों को अत्यंत आहत हुआ था, उनको धक्का लगा हुआ था कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। दूसरा है, एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को जो है वो नियुक्ति का अधिकार नहीं था। हमने देखा हुआ था कि सिर्फ जो है जमादार जो है वो सेना में जमादार की नौकरी मिलती थी, उसके ऊपर कोई जा नहीं पाता था। कितना भी अच्छे काम कर ले इसके बाद भी जो है वो उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मतलब अच्छी पोस्ट पे नहीं जा पाता था। दूसरा है, प्रमोशन नहीं होता। जातीय अहंकार का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। और इसका मतलब यह है कि अंग्रेज तथा भारतीयों के झगड़े में दोषी होने पर भी अंग्रेजों को मुक्त कर दिया जाता, दोष मुक्त कर दिया जाता था, तथा दोषहीन होने पर भी क्या है भारतीयों को कठोर दंड दिया। तो यहाँ पे एक ये न्याय की जो असमानता है ये बहुत ज्यादा क्या है घातक थी, ये बहुत ही घातक व्यवस्था थी, जिससे आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है वो इसी प्रक्रिया के रूप में ये कारक आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है, लॉर्ड मिल्टन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियां, जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश की न्यूनतम आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया जाना। और ये कब किया गया ध्यान देंगे आप, इसको मैंने बोल्ड कर रखा, ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग फटाफट। हमने बोल्ड कर रखा, मतलब पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए जितना बोल्ड आपको दिखेगा, बोल्ड जो भी दिखेगा वो क्या है प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं, पीडीएफ का नोट्स भी बना सकते हैं। और पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, जो मैंने बोल्ड कर रखा है वही उसी का पीडीएफ बनाएंगे, सॉरी नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ में जो बोल्ड कर रखा है उसका नोट्स बनाएंगे और उसको याद करेंगे बढ़िया से, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या है मेंस भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप यकीन करेंगे क्या है सारी चीजें आपको समझ में आ सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिटन की, हमने बात कर ली। क्या किया हुआ था, सिविल सर्विसेज में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर लिया हुआ था, कर दिया गया था। ये घटना कब की है, 1876 की है। और दूसरा एक और घटना है, जब पूरा देश भयंकर अकाल की चपेट में था तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो 1877 में किया। तो ये भी ध्यान रखना, 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया है, कब किया गया है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, फटाफट क्या है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया है, 1877 में किया गया है। 1877 में किया गया है। अब उम्र कब घटाई गई है, उम्र कब घटाई गई, 21 से 18 कब की गई है, 1876 में। 1876 में 2 पॉइंट आपको क्लियर होने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो 3 चीजें लगातार हो गई, पहला उम्र घटाई गई, दूसरा क्या है यहाँ पे दिल्ली दरबार, इसके बाद में तीसरा 78 लगातार हो रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। इसके बाद में एक और है जो कि वो भी 78 में आया है, शस्त्र अधिनियम इत्यादि ने भी देश के देशवासियों के समक्ष सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी थी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जनमत तैयार किया गया। और इसके पश्चात आप देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद, तो ये भी आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था कि अगर कोई अंग्रेज, एल्बर्ट की मैं बात कर रहा हूं, एल्बर्ट बिल विवाद की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई अंग्रेज कोई गलती करता है तो उसको सजा जो है कौन, भारतीय न्यायाधीश दे सकता है, भारतीय जज सजा दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है बहुत कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे देखेंगे यही जो है इल्बर्ट बिल विवाद होता है। लेकिन बाद में क्या है, बाद के वर्षों में इसको क्या स्थगित कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से अपने को नीचा दिखाने की कोशिश, नहीं क्या है कि हम नीचा दिखेंगे, क्यों भाई हमने अपराध किया हुआ और सजा कौन दे रहा है, सजा दे रहा है कोई इंडियन जज दे रहा है, कोई इंडियन न्यायाधीश, भारतीय कोई न्यायाधीश दे रहा है। वहां अपने आप को क्या है थोड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, तो क्या है एल्बर्ट बिल विवाद दिया है, ठीक है। साहित्य की भूमिका क्या थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो पीटी में पूछा जा सकता है या मेंस में ज्यादा पूछा जाता है। मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, प्रेस की बात होती है प्लस जो है साहित्य की भी बात होती है। यहाँ पे मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या क्या देख लो, विभिन्न कविताओं, निबंधों और कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना जागृत की।
हिंदी के जो कवि हैं एक बार देख लो, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, असमिया में लक्ष्मी दास बेजबरुआ इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। और इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा एवं राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा। तो ये कैसे लिखते थे? ये लिखते थे, बुक्स लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, साहित्य लिखा करते थे कि कैसी दशा और कैसी दशा जो है भारत की इस समय। वहां पे आप देखेंगे कि जब वो पढ़ते थे, जो शिक्षित पढ़ते उनके उनके जो वक्तव्य पढ़ते थे, तो वो थोड़ा सा क्या करते थे, उनको लगता था कि नहीं ये बातें जो है सारी गलत है, हमें क्या है, स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये सारे कारक हैं जिसकी वजह से क्या है, एक राष्ट्रवाद का उदय होता है। और साहित्यकारों ने इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद को विकास को प्रोत्साहन। ये सारे मुद्दे आप देखेंगे किसके लिए है, मेंस के लिए हैं। और पीटी के लिए हमने आपको डिक्टेट कर दिया, जहां पे मेंस की जहां पे पीटी की बातें हो रही है। अब आप बात करते हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा किसके लिए होगा, प्रीलिम्स के लिए होगा, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, हर एक चीजें आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कौन चीज कहाँ पे आप क्या है ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांग्रेस के गठन के पूर्व जो राजनीतिक संस्था है, किस तरह से यहाँ पे इनका गठन होता है और कितना इनके द्वारा कार्य किया गया है। कांग्रेस के पहले ये संस्थाएं गठित की गई हैं, तो क्या कांग्रेस की भूमिका क्या थी, इसको भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि कांग्रेस के पूर्व जो है राजनीतिक संस्थाएं कौन सी गठित की गई है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे और इसके नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, उनका नेतृत्व मुख्यतः क्या है, समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। ये सब आपको दिमाग में रखना है। कभी आपके कोई क्वेश्चन पूछे, आपसे सेंटेंस पूछे कि जो भी राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया गया है 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में भारत में, तो उनका जो नेतृत्व कर रहा है वो हमेशा आप देखेंगे समृद्ध वर्ग कर रहा है, प्रभावशाली वर्ग कर रहा है, कोई निचला वर्ग जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। और उनकी क्या भूमिका रहती है हम लोग चर्चा करने वाले, ठीक है। तो इन संस्थाओं का स्वरूप जो है वो स्थानीय या क्षेत्रीय था। सबसे पहला बात है यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये क्या है, आपको एक रूपरेखा बनाने के लिए खास बात है। ये क्या है, बीएमआई में भले इस वजह से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको बीएमआई इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है पृष्ठभूमि है, ये इसकी पृष्ठभूमि है, इस वजह से मैं इसको बीएमआई लिख रहा हूँ। अब क्या है यहाँ पे बीएमआई मतलब समझ रहे हैं, कोड वर्ड है ये, क्या भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में, सबका नेतृत्व जो है वो प्रभावशाली शिक्षित वर्ग और कैसा समृद्ध वर्ग कर रहा था, पैसे वाला वर्ग कर रहा था। ठीक है, और इन संस्थाओं का स्वरूप जो है वो स्थानीय था, क्षेत्रीय था। कोई राष्ट्रीय स्तर पर संस्था नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई अभियान चला सकती हो या फिर कुछ और कार्य कर सकती हो। तो यहाँ पे सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और उन्हीं की वजह से देखेंगे स्थानीय स्तर पर। लेकिन स्थानीय स्तर पर होने के बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बखूबी साथ दिया हुआ है, बड़ी सी भूमिका निभाई हुई है। तो इसको क्या है, नकारा नहीं जा सकता है, भले ही उसको बहुत समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो फटाफट, उन्होंने विभिन्न याचिकाओं एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष यहाँ पे निम्न मांगे रखी हुई थी। सबसे पहला क्या है, प्रशासनिक सुधार किए जाए और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा जाए तथा शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, तो ये आप मुद्दे देखेंगे, भले ही रीजनल स्तर पे हो, भले ही ये रीजनल स्तर पे संस्थाओं का गठन किया गया हो, भले ही रीजनल स्तर पे इन संस्थाओं का गठन किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन्होंने जो मांगे रखी हुई हैं वो आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो भी वो बोलते हैं कि यही मांगे रखते हैं। और क्या है, पहले की जो संस्थाएं हैं, जो पहले की जो संस्थाएं गठन की गई हैं, वो भी क्या है, वही मांगे रखते हैं जो बाद में गांधी जी या अदर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जो है मांगे रखी जाएंगी। या आप कह सकते हैं सीधे तौर पर कि कांग्रेस द्वारा जो भी मांगे रखी जाएंगी वो आप देखेंगे जो कांग्रेस के पहले की जो संस्था है उन्होंने भी वैसी मांगे रखी। सबसे पहला क्या है, प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना और शिक्षा का प्रसार। ठीक है, शिक्षा का प्रसार। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बंगाल में कौन सी राजनीतिक संस्था है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लो बच्चों, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारी की सारी।
हम लोग बात करेंगे कि जो संस्थाएं हैं उनका क्या है, नाम क्या है। सबसे पहला जो संस्थाएं हैं उनका नाम क्या है। दूसरा क्या बात करेंगे, वो कहाँ पे कौन, नाम क्या है, किसने इसकी स्थापना की हुई है, किसने इसकी स्थापना की हुई है। और तीसरा यहाँ पे देखेंगे कि वो कहाँ पे स्थापित हुई थी, कहाँ पे उसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और उससे कौन कौन संबंधित है, कौन कौन जो है वो संबंधित है, कौन कौन इससे संबंधित है, ठीक है। तो क्या है, संस्था का नाम क्या है, किसने इसका गठन किया है, कहाँ गठन की गई है, और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि कब गठन किया गया है, कौन कौन संबंधित है, यहाँ पे कौन कौन संबंधित उनका नाम याद रखेंगे। और यहीं से क्या है, आपसे सुमेलित करने के लिए पूछेगा। तो मैं सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ। हमने मेंस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था, मेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। अब हम लोग पीटी की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पीटी के मुद्दे देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इनको क्या है, सुमेलित करने के लिए बोल सकता है आपसे, क्या सुमेलित करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। चलो, प्रीलिम्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह में, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहला, बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। तो पहला क्या है, बंगाल में वो बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों के सबसे पहले प्रवर्तक कौन थे, राजा राम मोहन राय। ध्यान देंगे, और यहाँ पे अगर आए आपसे तो ऐसी, ये जो है आपको सही करना है प्रीलिम्स फैक्ट के लिए। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन सबसे पहले प्रवर्तक कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक थे। वो पाश्चात्य विचारों से भी प्रभावित थे, और 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम थी। ध्यान देंगे आप लोग, कभी पूछा जा सकता है कि 1836 के चार्टर की अनेक जो उदारवादी धाराएं हैं वो किस जो है नेता से, आप कह सकते हैं किसके द्वारा प्रभावित थी, किसके प्रयत्नों का परिणाम थी। तो आप ध्यान ध्यान देंगे यहाँ पे, किसके प्रयत्नों का परिणाम है, राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों का परिणाम है। और 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन यहाँ पे किया जाता है। और 1838 में अंग्रेज जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे हम लोग लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, का गठन हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग फटाफट कि 1838 में किसका गठन होता है, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड होल्डर एसोसिएशन के नाम से एक संस्था का गठन किया जाता है। और जमींदारी एसोसिएशन जो है वो भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसे संगठित राजनीतिक प्रयासों का प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देनी है कि भाई 1838 में एक लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जो कि भारत की पहली राजनीतिक सभा है, जो कि भारत की पहली राजनीतिक सभा। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की पहली राजनीतिक सभा कौन सी है, तो 1838 में गठित जमींदारी एसोसिएशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंड होल्डर एसोसिएशन का गठन किया गया था, और जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास का प्रारंभ किया है, ठीक है। प्रयासों का शुभारंभ हुआ यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ जो है वो लैंड होल्डर एसोसिएशन के द्वारा किया गया, जिसका गठन कब किया गया है, जिसका गठन 1838 में किया गया, जिसका गठन 1838 में किया गया है, ठीक है। जिसका गठन क्या है, 1838 में किया गया है। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त किया होता, मार्ग अपनाया हुआ था। और 1843 में अन्य राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ध्यान देंगे आप लोग, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को क्या है, प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो यह ध्यान देंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे, इसको बाकी सारी चीजें काम की नहीं है, कौन कौन सी काम की नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काम की है और ये काम की है, दो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे ध्यान देंगे, बाकी क्या है, कोई काम का नहीं है। इसके बाद आओ नेक्स्ट देखते हैं। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय हो गया तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या ध्यान देंगे कि कौन सी दो संस्थाएं थी जिनको मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है, कब की गई है, 1851 में भी की गई है। किसका किसका मर्जर किया गया यहाँ पे, तो जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर एसोसिएशन हम लोग बोल रहे थे, इसके बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय हो गया तथा एक नई संस्था का गठन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो यहाँ पे क्या है आप लोग लिख सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
किनके द्वारा बने, किसके द्वारा विलय करके बनाया गया है? तो सबसे पहला यहाँ पे लैंड होल्डर एसोसिएशन, और इसके बाद में आप देखेंगे ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, BBIS, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी मिला के जो है, इसको मर्ज करते हुए, इसको जोड़ते हुए क्या बनाया गया है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, BIA, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। ये कब किया जाता है? 1851 में, ठीक है। कब किया जाता है? 1851 में। तो कब किया जाता है इसका? 1851। नेक्स्ट देखो, कुछ सुझाव को कंपनी के नए चार्टर में सम्मिलित किया जाए, जैसे कि इन्होंने सुझाव दिया, क्या क्या किया है? लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना की जाए, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी की जाए। किसने किया हुआ? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में जो है कुछ यहाँ पे सुझाव दिए गए थे, वो क्या क्या थे? लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना की जाए, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी की जाए, और नमक कर एवं आबकारी एवं तथा डाक शुल्क की समाप्ति की जाए, ठीक है, डाक शुल्क की समाप्ति की जाए। तो ये सारे मुद्दे आपको देखने के लिए। इसके बाद में अब और आते हैं हम लोग फटाफट कि यहाँ पे किसका किसका गठन किया गया। फटाफट देख लो संस्थाएं कौन कौन सी हैं। पीटी के लिए है, प्रीलिम्स के लिए है ये सारी संस्थाएं। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहला 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे क्या है? प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी, उनकी संस्था कौन सी है? उनकी संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना के लिए कहाँ पे की गई है? कहाँ पे की गई है? लंदन में की गई है, लंदन में की गई। कब की गई है? 1866 में की गई, 1866 में इसकी स्थापना की गई। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, कहाँ पे की गई? लंदन में की गई। कब की गई? 1866 में की गई, ठीक है। चलो ये सारी बातें आपको समझ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, देख लो फटाफट। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को कोई मतलब नहीं, इसका नहीं पूछा जाएगा। भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना, कोई मतलब नहीं है। पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है, आई में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट में, BMI में नहीं, या IM में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। MI में लिख सकते, BMI में नहीं लिख सकते, किसमें? M में सिर्फ, ठीक है, सॉरी I में, इंपॉर्टेंट। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी जो है शाखाएं खुली थी। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, ये जो है यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है? यहाँ पे कितनी शाखाएं कहाँ कहाँ खुली? इसकी शाखाएं जो है, इसकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो भारत में शाखाएं कहाँ कहाँ, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। 1975 में, तो इसको हम लोग सामान्य जानकारी के तौर पर रखेंगे, इसको जो है सामान्य जानकारी के तौर पर हम लोग रखेंगे। अब हम बात करते हैं एक और संस्था के बारे में। एक और संस्था है, तो यहाँ पे फटाफट लिख लेंगे हम लोग। एक और हमें यहाँ पे संस्था है, उसको क्या है, फटाफट हम लोग लिखेंगे। ओके, क्या क्या है देखो। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। ध्यान देंगे, इंडियन लीग, इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना कब? 1875 में। किसने की हुई है? किसने इसकी की है स्थापना? शिशिर कुमार घोष ने की है, शिशिर कुमार घोष ने की हुई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा से प्रोत्साहित। शीघ्र ही इंडियन लीग का स्थान जो है वो शीघ्र ही आप देखेंगे इंडियन लीग का स्थान जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया, ठीक है। तो अब इसका स्थान क्या ले लिया है? किसने ले लिया है? किसने ले लिया है? कलकत्ता। यहाँ पे आप देखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता सी पहले होता था, तो क्या है? कलकत्ता एसोसिएशन, सॉरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसकी जो इंडियन लीग है, जो इंडियन लीग है, उसकी जगह कौन ले रहा है? उसकी जगह ले रहा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता उसकी जगह ले रहा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसके प्रमुख नेता कौन है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के प्रमुख नेता कौन कौन से? मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन कौन से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस यहाँ पे और कौन इससे पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें क्या है? आनंद मोहन बोस,
आनंद मोहन AMB, आनंद मोहन बोस। और इसके बाद में क्या, दो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है, इससे क्या, इसके प्रमुख नेता है किसके, IAC अर्थात इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो किसका स्थान ली हुई इसने, इंडियन लीग की स्थापना इसके स्थान ली हुई। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मद्रास में राजनीतिक सभा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं, मद्रास की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या आ रहे हैं, मद्रास में। तो मद्रास में हम लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, बंगाल की बात कर रहे थे। अभी हम लोग कहाँ की बात कर रहे थे, बंगाल की बात कर रहे थे। ये सब पीटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट देख लो का, कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया जाता है, किंतु कुछ ज्यादा प्रभावी ना हो सके। तो यहाँ पे आप देखो कि पूछेगा आपसे, कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में कौन सी एसोसिएशन का गठन किया गया। तो यहाँ पे देख लो, कल ये पूछेगा कि कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, कलकत्ता की तर्ज पर कौन सी संस्था का गठन किया गया, कौन सा एसोसिएशन, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तरफ पर क्या है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन गठन किया जाता है, जो कि कलकत्ता के तर्ज पर है, कहाँ पे, मद्रास में। मई 1884 में बी राघवाचारी और बी सुब्रमण्य अय्यर एवं पी आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक संस्था और है, एक संस्था और है, एक संस्था क्या है और है यहाँ पे, वो क्या है देख लो फटाफट, एक संस्था और है, वो क्या है, 1884 में एक संस्था का गठन किया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। कौन कौन इससे संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इससे कौन कौन से संबंधित लोग हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एम बी राघवाचारी, एम बी राघवाचारी। दूसरा क्या है इसके बाद में, बी सुब्रमण्यम अय्यर, बी सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद में तीन और कौन है, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। ये किससे संबंधित है, एमएमएस। ठीक है, एमएमएस और एमएमएस मतलब मद्रास महाजन सभा। तो ध्यान रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में क्या है, एमएमएस 1884 में इसका गठन होता है, और ये कहाँ की संस्था है, मद्रास की। इससे कौन कौन संबंध रखता है, बी राघवाचारी है, और इसके बाद में बी सुब्रमण्यम अय्यर है, और पी आनंद चार्लू है। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना है। क्या काम है, स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना, कोई खास उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको क्या, कब गठन हुआ, किस कौन संबंधित हुए, ध्यान रखना। बम्बई की बात कर लेते हैं फटाफट, बम्बई की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। क्या है यहाँ पे देख लो, बम्बई में राजनीतिक संस्था, बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन, पहली पहली संस्था पहली संस्था कहाँ की, बम्बई की। बम्बई की पहली संस्था कौन सी है, बम्बई की पहली संस्था कौन सी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बम्बई एसोसिएशन, BA, बम्बई BA नाम याद रखेंगे। बम्बई एसोसिएशन पहली संस्था है इसकी, आज जिसका गठन कब किया गया, जिसका गठन कब किया गया, दोबारा से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बंगाल की पहली संस्था, यहाँ पे दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। बंगाल की जो पहली संस्था है, सॉरी बम्बई की पहली संस्था, बम्बई की जो पहली संस्था है वो कौन सी है, सबसे पहला बम्बई एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1852 में हुई है। कब हुई है, 26 अगस्त को। और ये किसकी तर्ज पे बनी थी, ये कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, किसके तर्ज पे बनी हुई है। जैसे कि ऐसी कौन सी दो संस्थाएं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो कि कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर बनाई गई थी। तो दो संस्थाएं हमने अभी देखा हुआ है, एक तो कौन सी है, एक तो आपने देखा हुआ है मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, और दूसरी कौन सी है यहाँ पे, दूसरी क्या है, दूसरी जो है वो बॉम्बे एसोसिएशन है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि जो बॉम्बे एसोसिएशन है वो 1852 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी तरफ पे हुई है, किसकी तरफ पे हुई है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तर्ज पे जो है ये कैसी, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता इसके तर्ज पे ये बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना और विभिन्न बुराइयों को दूर करने है सरकार का ज्ञापन। तो बहुत काम का नहीं है। एक और यहाँ पे, तो इसके बारे में समझ गए आप लोग, बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में समझ गए। एक और संस्था है इसके बारे में भी समझ लो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, फटाफट देखो क्या क्या चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे एक सभा है,
पूना सार्वजनिक सभा, ये भी कहाँ पे है, बंबई में है, बंबई में है सारी संस्था। ये कहाँ पे, इसका नाम क्या है, पूना सार्वजनिक सभा, PSS, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना कब हुई है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है, 1867 में हुई। कब हुई है, 1800, किसने की है, महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। MGR नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में, MGR, महादेव गोविंद रानडे ने स्थापना कब की है, किसकी स्थापना की, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की हुई है, 1867 में की हुई है। उद्देश्य क्या है, सरकार और जनता के मध्य सेतु का बहुत काम करना है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना हुई। एक और संस्था देखो यहाँ पे, एक और संस्था फटाफट देख लो, इसकी स्थापना भी कब हुई है, इसकी स्थापना भी कब हुई है। एक और यहाँ पे संस्था है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे BPA, ठीक है, क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कब स्थापना हुई, 1885 में, 1885 में, हाँ, इसकी स्थापना हुई है। इससे संबंधित कौन है, इससे संबंधित कौन कौन है, तो यहाँ पे देख लो, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, 1885 में गठित संस्था, क्या नाम है उसका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इसके बाद में फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता FM, फिरोज शाह मेहता FM किससे संबंधित है, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संबंधित। कब इसकी स्थापना हुई, 1885 में। दो लोग इससे शामिल है। तीसरा कौन है, KT तेलांग, KT तेलांग, तो KTT, ठीक है, KTT मतलब KT तेलांग, KTT यहाँ पे लिखेंगे आप, KTT से संबंधित है। इसके बाद में कौन संबंधित है, FM संबंधित है, FM संबंधित है, मतलब फिरोज शाह मेहता संबंधित है, और क्या, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इससे संबंध रखते हैं। तो 1885 में इसका गठन किया गया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, कांग्रेस के पूर्ववर्ती अभियान क्या कहते हैं, एक बार फटाफट देखो। तो 1875 में कपास कर आयात PT के लिए पूछे जाएंगे आपसे, किसके लिए पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए आपसे ये पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए आपसे ये पूछे जाएंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे। 1875 में कपास कर आयात शुल्क आरोपित करने पर क्या है, विरोध। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु यहाँ पे क्या है, पूर्ववर्ती अभियान चलाए गए हैं कांग्रेस के। कब चलाया गया, 1878 और 79 के बीच में। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के विरोध में यहाँ पे क्या है, अभियान चलाया गया है। शस्त्र अधिनियम 1878 के विरोध में अभियान चलाया गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के विरोध में अभियान चलाया गया। ये सब आपसे क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, किसमें, प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा। स्वयं सेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में विरोध चलाया गया, विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ पे अभियान चलाया गया। तो ये सारे क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सब याद रखेंगे आप लोग। फटाफट क्या है, बस फिर से दोहरा लो। 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में, और 1878 में सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु अफगान नीति के विरोध में, शस्त्र अधिनियम 1878 के विरोध में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में, और यहाँ पे स्वयं सेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के विरोध में। ये सारी चीजें आपको देख, प्लांटेशन लेबर एंड इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में, क्यों समर्थन किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों को क्या सजा दे सकते थे, ठीक है, किसी भी अपराध के लिए सजा दे सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखो, राजनीतिक प्रदर्शन में अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में विरोध किया था, और ब्रिटेन में भारत के का समर्थन करने वाले दल के लिए मतों हेतु भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में, और इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया, जिसे इसे बोलेंगे क्या, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन। अगर आपसे बोला जाए कि भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन क्या था, तो आप ध्यान देंगे कि इंडियन एसोसिएशन ने जो इस संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रदर्शन किए हुए थे, इसके लिए न्यूनतम आयु को कम करने वाला जो किया, वो न्यूनतम आयु कम करने का समर्थन जो किया था, भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में, यहाँ पे आप देखेंगे ये विरोध में होना चाहिए वैसे तो, इसके विरोध में क्या है, प्रदर्शन किए गए थे, इसके बाद विरोध में प्रदर्शन किए गए थे, ठीक है। तो इसके अब यही एक कारण है, अब देखेंगे क्या है, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से जाना था। क्यों जाना जाता, क्योंकि इसका विरोध किया हुआ है, क्यों कि इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया हुआ था, पूरे भारतीय स्तर पर क्या है, इसके जो है प्रदर्शन किया गया था, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन बोल रहे हैं, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन इसको बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग कल बात करेंगे यहाँ से
भारतीय राष्ट्रीय सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से ये गठन किया गया है, कौन सी संस्थाएं जो थी, किसने किसका गठन किया गया, कब इसका गठन हुआ, क्या कार्य थे इनके, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी हो गई है। अब कल हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इसकी स्थापना कैसे होती है, क्या इसका कार्यक्रम उद्देश्य क्या है, और उदारवादियों का योगदान क्या है, प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे उनके कार्य का मूल्यांकन देखेंगे, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत उपयोगी है, तो मेंस के लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। जनसाधारण की भूमिका, ब्रिटिश सरकार का रुख किस तरह का है, इस पे हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास में, स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं। हाँ, क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, यूपीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब भी करेंगे। आप सब लोग क्या करेंगे, मेरा कोड याद रखेंगे AMR10, और इस वीडियो को खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए। मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला कि आप हमेशा ये सोचेंगे हमारा पूरा हिस्ट्री तैयार है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। नेक्स्ट जो अगले सेशन आने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो unacademy_अमित कपूर, ये क्या है, हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको क्या है, यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड AMR10 इसको यूज करेंगे और 10% की छूट पाएंगे। मैंने आपको बता दिया है शुरू में ही वीडियो के कि भाई आइकॉनिक जो है प्लान, उसके प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो सब लोग अलर्ट हो जाइए। इसके बाद में प्राइस हाइक हो गए तो ये मत बताना, कहना कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था। ठीक है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि आइकॉनिक के जो है प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं, तो सब लोग फटाफट AMR10 का कोड यूज करते हुए मेरी क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस तो क्या है, क्विक रिवीजन है ये। मैं इतना तेजी के साथ में इसमें पढ़ा रहा हूँ बार बार रिपीट करके, क्योंकि क्विक रिवीजन है, आपको बहुत फटाफट इंस्टेंट जो है आपको क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए इन सारी चीजों की। और इसके बाद में जो मेंस है वहां पे मैं आपको डिस्कस करता चलता हूं, तो कोई परेशानी नहीं। तो लाइक करिए, शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब करिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ये 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी पे अगर चाहते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, मेरा कोड है कैपिटल में सब है AMR10, जो आपकी सफलता का भी कोड है। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी_अमित कपूर, मेरे पर्सनल गाइडेंस आपको सारा रहेगा। PDF चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, हमसे बात करना है आपको, कुछ भी किसी भी काम के लिए आप क्या करेंगे, हमें पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम होंगे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, या कोई प्रॉब्लम आपको है उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। एज ए पर्सनल कोच की तरह, एज ए पर्सनल गाइड की तरह मुझे समझिए। ओके, थैंक्स टू ऑल यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। हम कल मिलेंगे, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, मेरा स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।